चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक, है ना। आज जो टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे वो इस बार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर में ये सवाल पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 5 मार्क्स में, ठीक है। और इस बार आने के बहुत मैक्सिमम चांसेस है ना। हेडिंग में डालेंगे, हेडिंग में डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। पहले ये समझते हैं कि एक्सियल लाइन क्या होता है, ठीक है। पहले एक्सियल लाइन के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे की चीजों को पढ़ेंगे। देखिए, मान लेते हैं ये है हमारा प्यारा अर्थ, तो ये होगा अर्थ का नॉर्थ पोल और ये होगा अर्थ का साउथ पोल, हाँ या ना। इधर इधर ये है नॉर्थ पोल और ये क्या है? साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम जिस लाइन से ज्वाइन करते हैं इसको आप एक्सिस बोलते हैं ना, हाँ या ना। और यही जो एक्सिस है ये कहलाता है एक्सियल लाइन। क्या कहलाता है? एक्सियल लाइन। याद रहेगा, मतलब पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन ये क्या कहलाएगा? एक्सियल लाइन। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? पोल को ज्वाइन करने वाला लाइन, ये लाइन क्या कहलाएगा? एक्सियल लाइन। इसके बाद आपने पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं अर्थ का इक्वेटर। क्या बोलते हैं? तो ये भी एक लाइन है और ये कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन। क्या कहलाता है? इक्वेटोरियल लाइन। अगर हम आपसे पूछेंगे एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे? 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है? ये एक्सियल लाइन होगा तो ये क्या होगा? इक्वेटोरियल लाइन होगा। क्लियर है? एक्सियल और इक्वेटोरियल में समझ में आया क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों को बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड पता कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से कौन से लाइन पे? एक्सियल लाइन पे। कौन से लाइन पे? एक्सियल लाइन पे। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे चार्ज के 2 पोल होंगे। डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्ज होगा, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और नेचर ऑपोजिट होगा और एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए होंगे। इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। पेयर ऑफ चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन नेचर एंड सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है? डाइपोल कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम है ए बी। क्या नाम है? ए बी। अब देखिए, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल को ज्वाइन करने वाला लाइन यही लाइन है। पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन यही लाइन है ना बाबू, हाँ या ना। समझ में आता है बात? ठीक है। ये जो लाइन है ये पोल को ज्वाइन कर रहा है, तो ये वाला लाइन कौन सा लाइन बन गया? एक्सियल लाइन बन गया। हमको बोला गया कि इस एक्सियल लाइन पे किसी एक पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। क्या बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। क्या बताया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है, सिर्फ यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अगर हमको इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये पॉइंट एम है, इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हमको क्या ला करके रखना पड़ेगा? एक +1 चार्ज ला के रखना पड़ेगा। और इस +1 चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस फोर्स को? इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि इस डाइपोल का ये मिड पॉइंट है जिसको हमने ओ बोल दिया है, ठीक है। डाइपोल के मिड पॉइंट को क्या बोले हैं? ओ बोल दिए हैं। और ओ से एम की जो दूरी है बच्चों,
ये स्मॉल आर है, ओ से एम की दूरी कितनी है, स्मॉल आर। अब देखिए इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा कौन कौन, एक प्लस क्यू लगाएगा और एक माइनस क्यू। आइए देख लेते हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इधर एक फोर्स लगेगा, आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ये किसके वजह से है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 किसके वजह से है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। इसी तरह से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसके ऊपर फोर्स ये भी तो लगाएगा ना, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, तो अट्रैक्शन होगा, तो ये इधर अट्रैक्ट होगा, हाँ या ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बोल दिया कि इसका वैल्यू कितना है, E2 है। आगे बताइए, तो E1 और E2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो E1 और E2 के बीच में जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 180 डिग्री है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आप लोग को मैंने बहुत बार पढ़ाया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब एक पॉइंट पे जब दो वेक्टर काम करता है तो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ता है, रिजल्टेंट निकालना पड़ता है, हाँ या ना। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। आगे बढ़े। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज से यहाँ की दूरी बता सकते हैं आप। देखिए ये आर है यहां से यहां तक, ये ओ जो है ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दूरी कितनी होगी, एल होगी, और ये दूरी भी कितनी होगी, एल होगी। अभी तो टोटल 2L हो जा रहा है। तो अब अगर पूछेंगे बी से लेकर के एम की दूरी बताइए, तो आप कितना बोलेंगे, आर माइनस एल बोलेंगे, हाँ या ना। और अगर हम पूछेंगे ए से लेकर के एम की दूरी बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, यहां से यहां आर, इसमें कितना ऐड करेंगे, तो आर प्लस एल, ये यहां से यहां की दूरी हो गई, ठीक है। याद रहेगा इतना बात, हाँ या ना। पहले ये डायग्राम बनाएंगे आपको। पहले डायग्राम, ये डायग्राम समझ में आया आप लोगों को, डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं ना। बोले बाबू, तो नहीं बोलने दे। यहाँ पे एक डाइपोल है मेरे पास, जिसका पोल स्ट्रेंथ Q है और डाइपोल लेंथ 2L है। इस डाइपोल का मिड पॉइंट क्या है, O है। इन दोनों पोल को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम एक्सियल लाइन बोलेंगे।
और इस लाइन पे हमको क्या बताना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना, यही बताना है ना, ठीक है। इस लाइन पे हम लोगों को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है का मतलब है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ये बताना है। तो जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे क्या लाके रखेंगे, सबसे पहले +1 चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। तो हमको पॉइंट एम पे हमको निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रख दिया। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, तो इधर जो फोर्स लगा इसको क्या बोल दिए, E1। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन हुआ, तो ये जो फोर्स लगा इसको क्या बोल दिए हम लोग, E2 बोल दिए। कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट पे दो वेक्टर जब भी काम करेगा तो वहां पे हमको रिजल्टेंट निकालना ही निकालना है, ठीक है। मैंने बोला कि O से पॉइंट M की जो दूरी है ये स्मॉल r है। O बोले तो मिड पॉइंट, O क्या है, डाइपोल का मिड पॉइंट है। O से M की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तो B से M की दूरी कितनी हो जाएगी, r-l, और A से M की दूरी कितनी हो जाएगी, r+। तो दिक्कत यहां तक नहीं ना, आगे बढ़े, चलिए लिखेंगे लिखेंगे let us consider let us consider let us consider an electric dipole. Let us consider an electric dipole. Let us consider an electric dipole, electric dipole of pole strength, of pole strength, of pole strength, of pole strength q, small q है ना, of pole strength q, small q, and dipole length, and dipole length, and dipole length 2l, and dipole length 2l, dipole length 2l, full stop, full stop। इसके आगे लिखेंगे O is the midpoint of the dipole। हाँ नहीं नहीं, उसी में कंटिन्यू लिखते जाइए पैराग्राफ में। O is the midpoint of the dipole। O is the midpoint of the dipole। O is the midpoint of the dipole। O is the midpoint of the dipole, full stop। इसके आगे लिखेंगे M, कैपिटल M, ये वाला M, कैपिटल M लिखेंगे। M is any point, M is any point, M is any point at a distance, at a distance r, small r, at a distance r, small r, at distance r from O, from O, on axial line of dipole, 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 where we want, where we want, where we want, where we want, W-A-N-T, want, to determine, where we want to determine electric field, where we want to determine electric field, where we want to determine electric field। क्लियर है यहां तक। अब कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरा बात सुनना है, अगल बगल में ही बातचीत नहीं करना है, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। देखिए E1 और E2 ये दो वेक्टर है, और एक पॉइंट पे जब भी दो वेक्टर काम करता है तो आपको वहां पे क्या निकालना पड़ता है, रिजल्टेंट। तो मान लेते हैं E1 और E2 का जो रिजल्टेंट है, मतलब E1 और E2 मिलके जो करेगा ये E वेक्टर अकेला क्या है, कर देगा। तो E को हमने क्या बोल दिया, रिजल्टेंट बोल दिया। E को क्या बोले बाबू, रिजल्टेंट। ये डाइपोल है तो पक्का है कि इसके बाद डाइपोल मोमेंट भी होगा, होगा ना। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर, -q से +q की तरफ। और इस डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं, हाँ या ना। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए E1 क्या है, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड
एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज, कौन से चार्ज के वजह से, प्लस Q, है ना। इसी तरह से E2 क्या है, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M ड्यू टू चार्ज माइनस Q। और अगर आपसे पूछा जाए E क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, P से क्या लिखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो ये प्रोडक्ट होता है किसका किसका, पोल स्ट्रेंथ का और डाइपोल लेंथ का। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो आप इसको क्या लिख देंगे, Q इंटू 2L। पोल स्ट्रेंथ कितना है, Q है, और डाइपोल का लेंथ कितना है, 2L है। तो P का वैल्यू कितना आ गया, Q इंटू 2L। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, आगे सुनेंगे, है ना। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, आप लोगों को मैंने आइसोलेटेड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया है। क्या बताया है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इस हिसाब से E1 का वैल्यू कितना होगा, E1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q, फिर प्लस माइनस है, सिर्फ Q बोलना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q डिवाइडेड बाई, यहां से यहां की दूरी कितनी है, तो लिख दे डिवाइडेड बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, आ गया। इसी तरह ये E1 का वैल्यू हुआ। अब E2 का वैल्यू बताइए, क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E2 कौन से चार्ज के वजह से, इस चार्ज के वजह से, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, Q है, डिवाइडेड बाई यहां से दूरी कितनी है, R प्लस L का होल स्क्वायर। तो दिक्कत यहाँ पे, आपने E1 और E2 का वैल्यू निकाल लिया। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है बच्चों, कि आप जो रिजल्टेंट निकालेंगे, ये सारे दिए हुए वेक्टर का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। यही बात बताया ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, कि रिजल्टेंट जो है ये सारे दिए हुए वेक्टर का क्या होगा, वेक्टर सम होगा। अब यहाँ पे एरो लगा है, ये एरो क्या डिनोट कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ या ना। और एरो डिनोट कर रहा है वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट है और यहाँ पे डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। वेक्टर के पास दोनों होता है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले, क्या निकाले, मैग्नीट्यूड। तो आप लोग बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, क्या मॉड ले लेंगे, यहां के बाद हम बोलेंगे टेकिंग मॉड्यूलस, इधर देखिए इधर, टेकिंग मॉड्यूलस। तो बताइए क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर E1 प्लस E2 आएगा बाबू, यही आएगा ना। तो मॉड ऑफ वेक्टर E को क्या लिखते हैं आप लोग, E लिखते हैं। और मॉड ऑफ वेक्टर E1 प्लस E2 के लिए क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा। बाबू यहाँ पे थीटा आपने कितना बताया, 180, याद है ना, कि डायग्राम इधर लाए, याद है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, थीटा कितना है 180 डिग्री। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको मिलेगा E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, -1। तो ये क्या आ जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू -1, ये लिख सकते हैं ना। ये माइनस इंटू प्लस क्या मिलेगा आपको, E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 इंटू E2। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB वाला फॉर्म है क्या, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना।
तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2 E1 E2 क्या होगा? E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, और ऊपर में रूट है तो ऊपर में क्या लगा दिए? रूट। अब ये स्क्वायर और ये रूट, क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा? हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? E इज इक्वल टू कितना? E1 माइनस E2। E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप लोगों ने E1 और E2 का वैल्यू निकाला है ना, ये वाला वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2। ठीक है, यहां के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E1 एंड E2। बताइए क्या है? E1 का वैल्यू क्या लिखे थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का वैल्यू क्या लिखे थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये कॉमन है, दोनों को ले ले कॉमन। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिए, ये कितना आ जाएगा? 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस ये कितना आ जाएगा? 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इसको एलसीएम ले सकते हैं ना, तो आपको मिलेगा E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू कितना? R प्लस L का होल स्क्वायर। बाबू इधर R माइनस L का होल स्क्वायर है, ऊपर क्या जाएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस इधर R प्लस L का होल स्क्वायर है तो ऊपर कितना जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं हम लोग, आइए करके देखते हैं। E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस होल स्क्वायर को ओपन करेंगे है ना। A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो R प्लस L का होल स्क्वायर क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस R माइनस L का क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसको हम ऐसे लिख दे क्या? R माइनस L इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अरे दोनों पे स्क्वायर है ना यार, तो R माइनस L इंटू R प्लस L का क्या लिख दिए? होल स्क्वायर। अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, आप क्या मिलेगा आप लोगों को? E इज इक्वल टू कितना? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, होल डिवाइडेड बाई। अच्छा देखिए तो ये A माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्म है क्या? इधर देखिए, इधर A माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस, तो R माइनस एल इंटू आर प्लस एल, इसको क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का, क्या कुछ कट रहा है? देखिए आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कट गया, अब क्या बच गया? E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL प्लस 2RL क्या होगा? ये 4RL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा बाबू ऐसा कीजिए कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू, अच्छा ये 4RL जो है, इसको अगर हम 2L इंटू 2R लिखे तो कोई दिक्कत है? 2L इंटू 2R फिर 4RL हो जाएगा ना यार, नहीं समझे? 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? 4RL हो जाएगा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Q इंटू 2L को P से लिखते हैं ना, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। याद रहेगा, आगे सुनेंगे है ना।
फॉर टाइनी डाइपोल, फॉर टाइनी डाइपोल, अगर हम डाइपोल को बहुत छोटा कर दे तब क्या हो? ठीक है, सुनेंगे अभी इधर बात। अगर हम डाइपोल को बहुत छोटा कर दे तब क्या होगा? ये जो डाइपोल है ना, इसको बहुत छोटा कर दे, क्या कर दे? अब मान लीजिए ये जो चार्ज आपको दिख रहा है ये इतना छोटा हो जाए, यहाँ इतना नजदीक आ जाइए, तो ये वाला वैल्यू तो बहुत छोटा हो जाएगा बाबू। मतलब ये जो 2L है, 2L का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? अगर डाइपोल को हम बहुत छोटा कर देंगे, चार्ज एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज अगर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तो ये डाइपोल लेंथ तो बहुत कम हो जाएगा ना, और 2L का वैल्यू छोटा होगा मतलब L का वैल्यू और छोटा हो जाएगा। 2L अगर छोटा होगा मतलब इसका आधा करेंगे तो ये जो L है, L का वैल्यू और छोटा हो जाएगा, और यहां सेंटर से ये R की दूरी ज्यादा हो जाएगी। तो अगर हम डाइपोल को बहुत छोटा करते हैं तो उस केस में ये R जो है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, किससे? L से। नहीं समझे बात? अगर हम डाइपोल को बहुत छोटा कर दे तो ये जो डिस्टेंस R दिख रहा है ये L के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा हो जा रहा है ना। तो हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास टाइनी डाइपोल है, मतलब छोटा सा डाइपोल है, तो छोटे डाइपोल के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर टाइनी डाइपोल आर जो है ये बहुत बड़ा हो जाएगा, किससे? एल से। और जिसका वैल्यू बहुत छोटा होता है उसको नेग्लेक्ट करके चलते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। किसको नेग्लेक्ट करेंगे? किसको? एल को। आर तो बहुत बड़ा है ना यार। किसको नेग्लेक्ट करेंगे? एल को। नेग्लेक्ट करना मतलब उसको जीरो कर दीजिए। तो बताइए यहाँ पे इसको हम जीरो कर देंगे तो ये क्या बचेगा? E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। आर स्क्वायर का स्क्वायर ना, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू आर डिवाइडेड बाई आर का पावर 4। एक आर यहां से काटेंगे तो एक यहां से कटेगा, तो E इज इक्वल टू कितना बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये टाइनी डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? एक्सप्रेशन। याद रहेगा? यहां तक आएगा आप लोगों को 5 नंबर में बनाने के लिए। ठीक है। दिख रहा है? हो जाएगा, कॉपी कर लेंगे। कॉपी कीजिए। थोड़ा बड़ा कर दें। पूरा लिखना है, यहाँ से यहाँ तक तो बना लिए थे ना इसको। ई वाला लिखना है यहाँ से, E1 E2 EP, उसके बाद ये पूरा कॉपी करते जाना है, जैसे जैसे हम लिखते गए वैसे वैसे।
इतना ठीक है? इतना पर तो लिख सकते हैं ना यार। ठीक है, ये इतना पर लिखिए, फिर उसको और इधर कर देंगे तो लिख लीजिए। ये वाला तो दिख रहा होगा इतना साइज।
इस बार ये 5 नंबर में आना ही आना है, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा है। अब आइए ना, अभी आइए ना ऑप्टिक्स में आइए। अभी आइए ऑप्टिक्स में आइए, अभी ऑप्टिक्स कहाँ पढ़े हैं। जितना डेरिवेशन का हम इंपॉर्टेंट बोलते जाते हैं ना, एक तो अलग से कॉपी बना लीजिए, उसमें उस डेरिवेशन को लिखते चले जाइए, है ना, एग्जाम के टाइम आप लोगों को छाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए। जो डेरिवेशन बोलेंगे 5 के लिए इंपॉर्टेंट, 3 के लिए इंपॉर्टेंट, अलग कॉपी में ही बना लीजिए। इस संडे फिजिक्स का टेस्ट होगा, है ना। फ्राइडे तक जहां तक पढ़ा देंगे वहां तक टेस्ट होगा। तो ये आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं, डायग्राम बता दिए थे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट लगेगा तो आपको पहले E1 और E2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा करके ये रिलेशन निकाल लेंगे, इक्वल टू E1 - E2। E1 का वैल्यू जो निकाले और E2 का वैल्यू जो निकाले उसको पुट करेंगे, और सिंपल सिर्फ उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ये फाइनल आंसर आएगा। टाइनी डाइपोल बोल देगा तो हम बोलेंगे टाइनी डाइपोल में आर का वैल्यू बहुत बड़ा होता है एल से, तो एल को नेग्लेक्ट करेंगे और ये वैल्यू आपको मिलेगा 1/4πε0 2p/r3। ठीक है। इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोग को हम बहुत बनाए हैं ना। फोर्स के केस में भी बनाए हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी बनाए हैं। तो ये बस सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। वही कॉन्सेप्ट को लगाए हैं और इसको सिर्फ इक्वेशन को क्या किए हैं, सॉल्व कर। ठीक है, आगे बढ़े अब। जब तक ये टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक टाइम नहीं होगा आज। कोई बात नहीं। 15 मिनट में चलिए आगे सुनेंगे, है ना। लिख लिए बाबू। कहाँ तक लिख लिए, यहाँ तक लिखेंगे नहीं। ठीक।
चलिए अब देखेंगे इधर, है ना। देखेंगे, इसके बाद है ग्राफ। पहला इधर इधर, इसके बाद है ग्राफ। पहला ग्राफ है बिटवीन ई एंड पी व्हेन आर इज कांस्टेंट। अगर मिड पॉइंट से दूरी चेंज ना हो, डाइपोल के मिड पॉइंट से दूरी चेंज ना हो, सिर्फ क्या चेंज हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में कैसा रिलेशन बनेगा? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और जब भी प्रोपोर्शनल होता है तो रेशियो बराबर होता है, तो E1/E2 इक्वल टू P1 और इसका ग्राफ कैसा बनता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। इधर हम लोग ई ले लेंगे और इधर हम लोग पी ले लेंगे। इसका जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा जो कि कहां से पास कर रहा होगा, ऑरिजिन से। दूसरा ग्राफ बताइए। अरे पढ़ाए ना यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर रहता है और दोनों तरफ पावर 1 होता है तो क्या बनता है ग्राफ? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। इसके बाद बताइए बिटवीन ई एंड आर, बिटवीन ई एंड आर व्हेन पी इज कांस्टेंट। अगर हम लोग पी को कांस्टेंट कर दे, ये पी कांस्टेंट हो जाए, तो ई और आर में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली। तो क्या लिखेंगे? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो क्या लिखाएगा ये? E1/E2 इज इक्वल टू कितना? R2 क्यूब/R1 क्यूब। अगर आपसे पूछ दे गलती से कि बताइए बाबू इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो क्या बोलेंगे? हाँ, वेरी गुड। तो देखिए आप लोग को हम बताए थे फिजिक्स में दो तीन ऐसा ग्राफ है जो याद रखिएगा तो आप लोग सारा ग्राफ बना सकेंगे। और उसमें से ये वाला ग्राफ भी एक था जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रहेगा? ठीक है, कॉपी कीजिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा यही बनता है ना। आगे बढ़े, लिख लिए।
हो गया। सब लोग लिख लिए बाबू? जल्दी कीजिए, जल्दी, फास्ट। चलिए, हो गया। देखिए अभी इधर, यहाँ पे ये वाला वैल्यू E1 का है और ये वैल्यू E2 का है। आप बता सकते हैं कौन वैल्यू बड़ा है, कौन वैल्यू छोटा है? ये E1 का वैल्यू, ये E2 का वैल्यू, बताइए कौन बड़ा? E1 वाला वैल्यू बड़ा है और E2 वाला। क्यों ऐसा बोल रहे? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कम है और इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। यहाँ पे आर में कुछ माइनस कर रहे हैं, हाँ या ना, और यहाँ पे आर में कुछ प्लस कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। और डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब देखिए एक बात, E1 का वैल्यू बड़ा है और E2 का वैल्यू छोटा है। मान लीजिए कि E1 का वैल्यू 10 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है, और E2 का वैल्यू ये 6 न्यूटन पर कूलम है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? इधर लग रहा है 10, इधर लग रहा है 6, तो नेट कितना बचा? किधर 4 बचा? E1 के तरफ। किधर 4 बचा नेट? E1 के तरफ। और एक बात बताइए, जो E1 का डायरेक्शन है, ये जो नेट है ना, ये रिजल्टेंट है। और जो E1 का डायरेक्शन है, क्या यही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन है? याद रखना है कि जब भी एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल होगा तो आप जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, उसका डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये सवाल 1 नंबर में बहुत आता है, धुआंधार एकदम। समझ गए कि अलोंग आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इलेक्ट्रिक एक्सियल लाइन पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होगा, तो आप क्या बोलेंगे? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यही डायरेक्शन है ना यार, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, यही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आया है ना। तो याद रखना है कि एक्सियल लाइन के ऊपर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन ये हमेशा किधर होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा। लिखेंगे रिमार्क 1, रिमार्क 1, रिमार्क 1 लिखेंगे इसमें। ऑन एक्सियल लाइन, on axial line, on axial line of electric dipole, of electric dipole, on axial line of electric dipole, direction of resultant electric field, direction of resultant electric field, direction of resultant electric field, resultant electric field is is always, is always along the direction of, is always along the direction of, is always along the direction of electric dipole moment, is always along the direction of electric dipole moment, is always along the direction of electric dipole moment। ठीक है, इसके बाद देखिए, इधर इधर समझिएगा, एक बात सुनेंगे इधर। जब हम लोगों ने आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पढ़ा था, प्लस क्यू चार्ज से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़े थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ई जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके?
आर स्क्वायर के, मतलब कि अगर चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अरे अगर आर बढ़ेगा यार तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा ना, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होता जाएगा, डिक्रीज करेगा। अभी आपने डाइपोल के लिए भी यही चीज पढ़ा ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी दूर जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ना, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी को 2L बोलते हैं ना, अगर आप इससे भी दूर जाने लगेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, हाँ या ना। तो याद रखना है, आप पॉइंट चार्ज से दूर जाइए या इलेक्ट्रिक डाइपोल से दूर जाइए, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ज्यादा तेजी से किस में डिक्रीज करेगा, देखिए दोनों के लिए ग्राफ तो एक के जैसा बनेगा बाबू, आपको हम बताए थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो, सर सबका ग्राफ क्या बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ या ना। इसमें से कौन सा ग्राफ आइसोलेटेड चार्ज के लिए होगा और कौन सा ग्राफ इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जिसका पावर कम है वो ऊपर रहेगा और जिसका पावर ज्यादा है वो नीचे आएगा। आप लोग सब भूल भाल जाते हैं। तो ये जो है ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ है, और ये वाला E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का ग्राफ है ना। मतलब ये आइसोलेटेड चार्ज के लिए है, आइसोलेटेड चार्ज के लिए है, और ये वाला किसके लिए है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए है। आप बताइए ज्यादा तेजी से किसमें आएगा डिक्रीज, डाइपोल में। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना, अगर हम आर के जगह 2 लिखेंगे तो ये 1/4 होगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा 1/8। तो याद रखना है कि आप सिंगल चार्ज से दूर जाइए या इलेक्ट्रिक डाइपोल से दूर जाइए, दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन डाइपोल के केस में ज्यादा तेजी से वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लिखेंगे रिमार्क टू, रिमार्क टू, रिमार्क टू लिखेंगे, एज वन मूव, एज वन मूव, एज वन मूव अवे फ्रॉम, as one move away from isolated point charge, away from isolated point charge, isolated point charge, or away from, or away from electric dipole, or away from electric dipole, और अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल, कॉमा देके, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, 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 but the rate of decrease, but the rate of decrease in electric field, but the rate of decrease in electric field, but the rate of decrease in electric field due to electric dipole, but the rate of decrease in electric field due to electric dipole is more rapid, is more rapid, is more rapid, but the rate of decrease in electric field due to electric dipole is more rapid, rapid मतलब जल्दी, is more rapid। और उसके नीचे ये वाला ग्राफ बना लीजिए, है ना। ये टॉपिक यहाँ पे हुआ समाप्त। जो रिमार्क लिखवाए हैं ये 1 मार्क्स में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा, या 1 मार्क्स में लिखने के लिए आएगा, और जो डेरिवेशन लिखवाए हैं वो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, आज का क्लास यहाँ पे हम लोग करेंगे समाप्त। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।